प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के गृह प्रवेशम कार्यक्रम में ले रहे भाग। नागपुरी साहित्यकार झारखंड के गिरधारी राम गंजू गिरिराज को राष्ट्रपति ने मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड से किया सम्मानित। कैच द रेन अभियान 2022 का किया शुभारंभ। आकांक्षी जिलों के हर गांव तक ब्रॉडबैंड और 4G सेवा पहुंचाने की पहल तेज। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने की 7,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था। एकलव्य विद्यालयों का भी बढ़ाया गया आवंटन। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। हजारीबाग में टीपीसी के 3 उग्रवादी हथियार के साथ गिरफ्तार। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका और समाचारों में आगे बढ़ने से पहले ये संदेश। दर्शकों से अपील है कि कोविड से सुरक्षित रहने के लिए कृपया 3-4 सरल उपायों का पालन अवश्य करें। पूर्ण टीकाकरण कराएं, मास्क पहनें, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और चेहरा साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 5,21,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेशम कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। देश के प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्का मकान उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री का सतत प्रयास रहा है। इस दिशा में यह एक और कदम है। 2024-25 तक प्रधानमंत्री जी ने तय किया कोई गरीब झोपड़ी में नहीं रहेगा, सबके पक्के मकान बना दिए जाएंगे। इसलिए अभिनंदन करें प्रधानमंत्री। और एक और बड़ी बात, मेरे गरीब बहनों और भाइयों, गरीब कल्याण प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना अब जारी रहेगी सितंबर तक। फिर से गरीबों को अभी तक मिल रहा था, आगे भी मुफ्त में गेहूं अनाज दिया जाएगा। प्रधानमंत्री जी का स्वागत कीजिए, अभिनंदन कीजिए। सबको फ्री में टीका दिया, इसलिए अभिनंदन। जनधन योजना के खाते खोले, इसलिए अभिनंदन। बहनों को रसोई गैस का कनेक्शन दिया, इसलिए अभिनंदन। कितना अभिनंदन करूं बहनों और भाइयों। लेकिन बुंदेलखंड वालों, आपकी तो तस्वीर और तकदीर बदलने आए हैं प्रधानमंत्री जी। बुंदेलखंड में कैन और बेतवा नदी जोड़ने का संकल्प उन्होंने लिया है। योजना स्वीकृत हो गई है। कितने रुपया खर्चा होंगे पता है? झारखंड में भी प्रधानमंत्री आवास योजना से कई लोगों के जीवन में बड़ा बदलाव आया है। पेश है एक रिपोर्ट। आदि के वो ग्रामीण जिनकी पेशानी पर कभी बल पड़ा करते थे, लेकिन इन्हें मिले आशियाने ने इनकी जिंदगी पूरी तरह से बदल कर रख दी है। जब प्रधानमंत्री आवास योजना का इन्हें लाभ मिला तो मानो इनके सपने पूरे हो गए। पहले कच्ची मिट्टी से बने घरों में रहा करते थे। बरसात में काफी परेशानियां होती थीं, लेकिन प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट ने इनके चेहरों में खुशियों के रंग भर डाले हैं। सरकार हम लोग का बहुत मदद कर दिए है। ढलैया घर हो गए हैं, धन्यवाद। घर था, अपने पानी में छूता होता था, इसीलिए सरकार कॉलोनी से ली और इसके बाद घर बनाए। बनाने के बाद फिर हम पहले से बहुत खुश हैं और इसलिए सरकार को धन्यवाद बोलते हैं। झरियादी गांव के सभी लाभुक आवास पाकर बेहद खुश हैं और प्रधानमंत्री के ड्रीम प्रोजेक्ट से जुड़े सभी सरकारी अधिकारियों की तारीफ में कसीदे गढ़ते नहीं थक रहे। उसके बाद सरकार हमको लोन दी, कॉलोनी पास कराए, कॉलोनी पास हो तो उससे हमको मिल गया। तब यही मेरा घर है, उससे हम अच्छा खुश है। मतलब ये सरकार का जो हाउस दिया गया है ये बहुत ही अच्छा है। अब किसी तरह की परेशानी नहीं हो रही है। हम लोग बहुत तरह से मतलब सरकार का शुक्रिया अदा करते हैं और सरकार की मदद से ये मकान हम बना पाए हैं। हम सरकार की तरफ से बहुत खुश हैं और सरकार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। पहले इन ग्रामीणों के कच्चे घर आंधी तूफान और बरसात में ध्वस्त हो जाया करते थे। ऐसे में अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने नए घरों ने इनको मानो नई जिंदगी दे डाली है।
गिरिडीह से रमेश प्रभाकर की रिपोर्ट। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कल राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2022 के लिए पद्म पुरस्कार प्रदान किए। राष्ट्रपति ने झारखंड के जाने माने नागपुरी साहित्यकार गिरिधारी राम गोंझू गिरिराज को मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित किया। यह सम्मान उनकी पत्नी को दिया गया। जनजातीय मामलों के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने गिरिधारी राम गोंझू को पद्मश्री सम्मान से नवाजे जाने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने कहा कि गिरिधारी राम गोंझू झारखंड के गौरव रहे हैं। उन्होंने क्षेत्रीय भाषा और कला संस्कृति के क्षेत्र में बेहतर योगदान दिया है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने आज नई दिल्ली के विज्ञान भवन में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। विजेताओं को प्रशस्ति पत्र, ट्रॉफी और नकद पुरस्कार दिए गए। पुरस्कार विजेताओं ने जल प्रबंधन के क्षेत्र में अनुकरणीय कार्य किया है। इस अवसर पर राष्ट्रपति ने जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2022 का भी शुभारंभ किया। यह अभियान 30 नवंबर तक चलेगा। गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जले अस्मिन् सन्निधम कुरु। लोग प्रार्थना करते हैं कि उनके स्नान के जल में इन पवित्र नदियों की जल राशियों के प्रभाव का संगम हो। उत्तराखंड में गंगा और यमुना, मध्य प्रदेश में नर्मदा, बंगाल में गंगा सागर की पूजा अर्चना हेतु नदियों के लिए समर्पित स्थान दुनिया में और कहां मिलेंगे। ऐसी धार्मिक प्रथाओं ने प्रकृति से हमारा नाता जोड़े रखा। जलाशयों और कुओं का निर्माण करना परम पूर्ण कार्य माना जाता था। दुर्भाग्य से आधुनिकता और औद्योगिक अर्थव्यवस्था के आगमन के बाद हम प्रकृति के साथ उस तरह के जुड़ाव से वंचित हो गए। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1259 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 1705 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में कोविड के 15,378 मामले सक्रिय हैं। इधर झारखंड में भी संक्रमण की रफ्तार लगातार कम हो रही है, जबकि स्वस्थ होने वालों की दर तेजी से बढ़ रही है। कोरोना से स्वस्थ होने वालों की दर करीब 99% तक पहुंच गई है। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में अब तक 1,83,53 लाख से ज्यादा कोविड रोधी टीके की खुराक दी जा चुकी है। देश में आकांक्षी जिलों के प्रत्येक गांव को ब्रॉडबैंड और 4G सेवा से जोड़ने की पहल तेज कर दी गई है। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने इसके लिए 7,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने लोकसभा में यह जानकारी दी। मैं आपको इस सदन में बताना चाहता हूं कि पिछले दिनों IT मिनिस्ट्री ने एक इनिशिएटिव लिया है और उसकी सूची है हमारे पास में कि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट के माध्यम से एक नया कार्य योजना तैयार किया गया है और उस कार्य योजना में यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है कि सभी गांव में ब्रॉडबैंड और 4G कैसे पहुंचे और लगभग 7,000 करोड़ की व्यवस्था उसके लिए अलग से की गई है ST कंपोनेंट के। श्री मुंडा ने यह भी बताया कि एकलव्य मॉडल विद्यालयों के आवंटन में भी बढ़ोतरी की गई है। उन्होंने लोकसभा में बताया कि वर्ष 2014 में जहां इसके लिए 278 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया था, वहीं अब इसका आवंटन 1,418 करोड़ तक बढ़ा दिया गया है। में जहां आप देखेंगे, यदि आंकड़ों को आप देखेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि एकलव्य मॉडल स्कूल जब आप 2014 के आंकड़ों को देखेंगे और अभी का आंकड़ों को देखेंगे तो आपको स्वतः स्पष्ट होगा कि उस में कितना गैप। पहले एकलव्य मॉडल स्कूल के लिए मात्र 278 करोड़ का बजट प्रोविजन होता था,
अभी उसको संचालित करने के लिए 1418 करोड़ रुपया हम आवंटित करते हैं। इसी तरीके से 2014 में जो हमारा स्कूल की संख्या थी उसके तुलना में इस बार स्कूल डबल संख्या हो गई। राजधानी रांची समेत राज्य भर में गर्मी तेजी से बढ़ने लगी है। कई जिलों में अधिकतम तापमान औसत से 3-4 डिग्री ज्यादा मापी गई है। इस बीच मौसम विज्ञान केंद्र रांची ने राज्य के 11 जिलों में 30 से 1 अप्रैल तक हीट वेव चलने की चेतावनी जारी की है। नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को एक और सफलता मिली है। हजारीबाग जिले में पुलिस ने प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन टीपीसी के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया है। उग्रवादियों के पास से हथियार समेत कई आपत्तिजनक चीजें भी बरामद की गई हैं। दूरदर्शन झारखंड पर पल पल की खबरों से जुड़े रहने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर, फेसबुक और यूट्यूब से जुड़ सकते हैं, क्योंकि खबरों से जितना बाखबर रहना जरूरी है उससे ज्यादा जरूरी है सटीक, संतुलित और निष्पक्ष समाचार। हमारा ट्विटर हैंडल है DD न्यूज झारखंड और फेसबुक पेज है RNU DDK। आप हमें यूट्यूब चैनल झारखंड DD न्यूज पर भी देख और सुन सकते हैं। और अब बात सेहत की। दांतों में सड़न की समस्या बच्चों में अक्सर देखी जाती है। आइए जानते हैं इस समस्या का क्या है समाधान। दांतों की अच्छी सेहत शिशुओं और बच्चों के संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होती है। दांत उन्हें बोलने और खाने में मदद करते हैं। बच्चों में खान पान की गलत आदतें और साफ सफाई का ध्यान न रखना कई तरह की दांतों की समस्याओं को निमंत्रण देती है। आमतौर पे देखा गया है कि जो माएँ होती हैं, अगर बच्चा रो रहा होता है तो उसको दूध का बोतल लगा देती हैं और पूरी रात जो है बच्चा दूध का बोतल लगा के सोता रहता है, जिससे कि दांतों में बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, कीड़े लगने से हो जाते हैं। नर्सिंग बॉटल कैरीज बोलते हैं उसको। तो हमें सभी से सलाह ये है कि बॉटल दूध जो है एक टाइम के लिए पिलाएं, उसे लगाकर सुलाएं ना। दूध के दांत उतने ही इम्पॉर्टेंट हैं जितने कि परमानेंट दांत होते हैं। दूध के दांतों से ही आने वाले दांतों की जो है संरचना डेवलप की जाती है। तो दूध के दांतों का बचाव ही परमानेंट दांतों के स्ट्रक्चर का एक आधार होता है। आमतौर पे 6 महीने पे पहला दांत आता है बच्चों में। उसके पहले बच्चा जब दूध पीता है तो उसका जो एरिया होता है, वेस्टिब्यूल होता है, वो उसमें दूध जमा रह जाता है, सारी चीज़ें होती हैं, उससे दुर्गंध भी आने लगती है, उससे इन्फेक्शन होने के चांसेस होते हैं। तो उस वक्त भी जब आपके दांत ना आए हों शिशुओं में, तो एक स्टरलाइज्ड कॉटन से गुनगुने पानी में डाल दें और उस वेस्टिब्यूल को अच्छी तरह साफ करें जहाँ भी दूध जमा हुआ है या कोई खाना पीने की चीज़ें जमा हुई, जो आगे दांत उगने में भी सहायता देती है और स्वस्थ भी रखती है। दांतों की समस्याएं बच्चों में बेहद आम हैं। इसका कारण काफी हद तक उनके खान पान और मुंह की साफ सफाई न करने से जुड़ा हुआ है। यदि खाना खाने के बाद मुंह को ठीक से साफ न किया जाए या रात भर शिशुओं के मुंह में दूध की बोतल डाल दी जाए तो इससे दांत की समस्याएं हो सकती हैं। यदि बच्चे के दूध के दांतों में समस्या है तो उससे आगे आने वाले दांतों में भी समस्या उत्पन्न हो सकती है। इसलिए आवश्यक है कि मुख के स्वास्थ्य पर बचपन से ही ध्यान दिया जाए। शिशुओं को अच्छा खान पान दें और अच्छे प्रोटीन वगैरह युक्त दें, तो उससे दांत भी जो है अच्छी तरह से उगते हैं, उनका इरप्शन अच्छी तरह होता है। और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के लगभग 5,21,000 लाभार्थियों के गृह प्रवेशम कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। देश के प्रत्येक जरूरतमंद परिवार को सभी मूलभूत सुविधाओं के साथ पक्का मकान उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री का सतत प्रयास रहा है। इस दिशा में यह एक और कदम है। बच्चों की पढ़ाई और दूसरे कामों में लगा पाता है। जब गरीब को घर मिलता है तो उसके जीवन में
एक स्थिरता आती है। इसी सोच के साथ हमारी सरकार पीएम आवास योजना को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है। पिछली सरकार ने, मेरे आने से पहले जो लोग थे, उन्होंने अपने कार्यकाल में कुछ लाख घर ही बनवाए थे। वहीं हमारी सरकार गरीबों को करीब करीब 2.5 करोड़ घर बनाकर दे चुकी है। इसमें 2 करोड़ घर गांवों में बनाए गए हैं। बीते 2 सालों में कोरोना के कारण आई अड़चनों के बावजूद इस काम को धीमा नहीं पड़ने दिया। मध्य प्रदेश में भी लगभग 30.5 लाख स्वीकृत आवासों में से 24 लाख से अधिक पूरे हो चुके हैं। इसका बहुत बड़ा लाभ बैगा, सहरिया और भरिया ऐसे समाज के उन वर्गों को भी हो रहा है जो कभी पक्के घर के बारे में सोच भी नहीं सकते थे। भाइयों और बहनों, भी हो, उनकी विशेषता यही है कि वो जमीन से जुड़ी हुई है। गरीब के हित, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए दिन रात काम करती है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। टाटा स्टील फाउंडेशन के सहयोग से पूर्वी सिंहभूम जिले के सुदूर क्षेत्रों में कार्य करने वाली एएनएम और सहिया दीदियों के बीच 565 ई-स्कूटर का वितरण किया गया। कार्यक्रम में उपस्थित राज्य के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने स्कूटर वितरण करते हुए एएनएम और सहिया दीदियों के कार्यों की सराहना की। इस मौके पर विधायक संजीव सरदार भी मौजूद थे। देवघर जिले में उपायुक्त मंजूनाथ भजंत्री की अध्यक्षता में जिला स्तरीय खनन टास्क फोर्स की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में अवैध कोयला, पत्थर, बालू उठाव की रोकथाम के लिए कारगर कदम उठाने का निर्णय लिया गया। राज्य संपोषित योजना के अंतर्गत बोकारो जिले के डुमरी विधानसभा क्षेत्र के नावाडीह प्रखंड स्थित चीरूडीह में बड़का बांध मध्यम सिंचाई योजना के जीर्णोद्धार कार्य का शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने शिलान्यास किया। इस मौके पर बड़ी संख्या में गणमान्य लोग उपस्थित थे। खूंटी जिले में जोहार परियोजना के तहत मत्स्य पालन को बढ़ावा दिया जा रहा है। जिले के कर्रा प्रखंड की महिलाएं, जो पहले सिर्फ महुआ चुनने और खेती करने का काम करती थीं, वह आज उत्पादक समूह से जुड़कर सामूहिक तरीके से मत्स्य पालन कर अतिरिक्त आमदनी कर रही हैं। पलामू जिले में उप विकास आयुक्त मेघा भारद्वाज की अध्यक्षता में नीलांबर पेताम्बरपुर प्रखंड कार्यालय में एक बैठक हुई। बैठक में मनरेगा, प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और JSLPS के तहत संचालित योजनाओं की पंचायतवार समीक्षा की गई। गिरिडीह जिले के उपायुक्त ने मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सहायता योजना के सफल क्रियान्वयन को लेकर बैठक की। बैठक में योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन और लाभुकों को योजनाओं का लाभ समय पर देने समेत कई अन्य बिंदुओं पर विचार विमर्श किया गया। कोडरमा जिले को साफ और स्वच्छ बनाने के लिए जिला प्रशासन कटिबद्ध है। इसके लिए शहरी क्षेत्रों में कई योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। महानगरों की तर्ज पर समाहरणालय परिसर के पास सेल्फी प्वाइंट का निर्माण नगर पंचायत की ओर से किया गया है, जो युवाओं के लिए आकर्षण का केंद्र है। राज्य के श्रम मंत्री सत्यानंद भोक्ता ने चतरा जिले के ऊंटा में सांस्कृतिक कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस मौके पर उपस्थित नागरिकों को संबोधित करते हुए श्री भोक्ता ने कहा कि सांस्कृतिक कार्यक्रमों से समाज में सकारात्मक संदेश का संचार होता है।
सिमडेगा जिले में उपायुक्त ने साप्ताहिक जनता दरबार का आयोजन किया। इस दौरान उन्होंने फरियादियों से मुलाकात की और उनकी पीड़ा और जरूरतों को जानने समझने का प्रयास किया। समस्याओं के निदान के लिए उपायुक्त ने संबंधित पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। चतरा जिले की उपायुक्त अंजलि यादव की अध्यक्षता में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण अंतर्गत गठित जिला चयन समिति की बैठक की गई। बैठक में उपायुक्त ने रिक्त पदों की जानकारी लेते हुए उन्हें भरने के लिए विभाग के निर्देशानुसार आवश्यक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। सामुदायिक विकास कार्य अंतर्गत चतरा जिला प्रशासन और एनटीपीसी नॉर्थ करणपुरा टंडवा के बीच एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इसके तहत जिले के टंडवा स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के जीर्णोद्धार और अपग्रेडेशन का कार्य किया जाएगा। हजारीबाग जिले के सदर अस्पताल के सभागार में राष्ट्रीय यक्ष्मा उन्मूलन कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन उपायुक्त नैन्सी सहाय ने किया। इस मौके पर उन्होंने टीबी रोग से प्रभावित लोगों को चिन्हित कर उनका समुचित इलाज सुनिश्चित करने का स्वास्थ्य विभाग की टीम को निर्देश दिया। महाशिवरात्रि के दिन श्रीलंका से चलकर रामनवमी के दिन अयोध्या पहुंचने वाली श्रीराम वनगमन पथ काव्य यात्रा के सिमडेगा जिले के पवित्र तीर्थ स्थल श्रीराम रेखा धाम पहुंचने पर भव्य स्वागत किया गया। काव्य यात्रा के स्वागत के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उपस्थित हुए। पथ काव्य यात्रा को लेकर सिमडेगा जिले में खासा उत्साह है। यहां संतों के समागम के साथ कवि सम्मेलन का भी आयोजन होगा। इधर विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और अन्य श्रद्धालुओं ने नगर भ्रमण का भी आयोजन किया। जिला सांसद प्रतिनिधि सुशील श्रीवास्तव ने कहा कि श्री राम रेखा धाम को सरकारी स्तर पर श्री राम वनगमन पथ में शामिल करने का प्रयास जारी है। हम लोगों ने मांग किया है कि सरकारी स्तर पर भी इसे राम गमन सर्किट में जोड़ा जाए और हम सब उनकी बातों को भारत सरकार ने बड़ी गंभीरता से लिया है। हमारे माननीय मंत्री श्री रेड्डी जी है जो पर्यटन एवं विकास मंत्रालय के हैं, उन्होंने बहुत गंभीरता से लिया है। धाम के मुख्य संरक्षक दुर्ग विजय सिंह देव ने कहा कि श्री राम की चरण भूमि से पवित्र हुई धाम की धरती में यह आयोजन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस आयोजन से भक्तों का उत्साह चरम पर है। जय श्री राम। मैं श्री राम रेखा धाम का प्रधान संरक्षक हूँ। हमारे गुरु महाराज प्रपन्ना जी हमें बताए हैं कि भगवान श्री राम का चरण यहाँ पर पड़ा था और करीब बरसात के दिनों में 4 महीना माता सीता और लक्ष्मण जी के साथ इसी गुफा पे उन्होंने यहाँ पर रहा था। हजारों की संख्या में साल में 2 बार, कार्तिक पूर्णिमा में और माघ पूर्णिमा में यहाँ पर मेला भी लगता है और बहुत दर्शन करने के लिए श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं। जैसे ओडिशा से आए श्रद्धालुओं ने कहा कि उनके लिए यह बहुत ही सुखद अवसर है। सबको श्री राम के आदर्शों को अपनाना चाहिए। मैं वहाँ का धर्म प्रसाद वर्मा हूँ। केवल माननीय वसंत जी के माध्यम से हमें यहाँ का निमंत्रण मिला। आज के इस पुनीत महान कार्य में धर्म कार्य के लिए हमें जो आमंत्रण मिला, इसके लिए हम वसंत जी को बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। एवं हमारे बिरपुर के उड़ीसा के जो भी धर्म सेवा है, हमारे समाज सेवी सब हमारे साथ में आए हैं। वनवास काल में जहाँ गर्मी के दस्तक देते ही आसमान आग बरसाने लगा है। लोहरदगा जिले के नदी नाले दम तोड़ने लगे हैं। इसके साथ ही जल संकट भी गहराने लगा है। देखिए एक रिपोर्ट। लोहरदगा इलाके में गर्मी के दस्तक देते ही लोगों के पसीने छूटने लगे हैं। दरअसल यह पसीना गर्मी से नहीं बल्कि पेयजल संकट के डर से लोगों के छूट रहे हैं। लगातार लोहरदगा जिले में बढ़ रही है गर्मी, जिससे लोग काफी परेशान हैं। इसी क्रम में हरमू पंचायत के नदिया गांव में पानी की समस्या इससे उत्पन्न हो गई है। वैसे तो नदिया में पानी टंकी का निर्माण भी कराया गया है। कुछ साल तक लोगों को पानी भी मिला। उसके बाद पिछले लगभग 2 सालों से पानी की टंकी हाथी का दांत साबित हो रही है। लोग अपने प्रतिनिधियों की उदासीनता से काफी आक्रोशित भी हैं। हाँ, तो हम लोग को वो साल भर से पानी नहीं मिल रहा है। अब गर्मी का दिन आने वाला है तो अभी पानी का तो मुसीबत है ही। कुआं भी उस समय सूख जाता है, तो पानी का तो अभी पूरा गांव में परेशानी है। पानी की तो तकलीफ है, देख रहे हैं ना। 2 साल से हम लोग पानी की तकलीफ हो रहे हैं, तो कैसे करेंगे बताइए। पीने के लिए इधर उधर से भटकाना पड़ता है।
दरअसल पहले से ही इलाका ड्राई जोन में तब्दील है। गर्मी आते ही जल संकट काफी इलाके में गहरा जाता है, जिससे लोग बेहद परेशान भी हो जाते हैं। लोग तो गांव में बने पानी टंकी को केवल दिखावा भर मानते हैं। उनके अनुसार कभी इसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाया। परेशानी तो है, कभी कुआं से जाते हैं लाने के लिए, कभी कहाँ मिलते हैं वहाँ जाते हैं, कभी किसी के घर से जाते हैं बोरिंग वाला को लेने के लिए। बताएं। इलाके में व्याप्त पेयजल संकट से लोग काफी परेशान हैं। लोगों ने अपने प्रतिनिधियों और सरकार से मांग की है कि अविलंब उनके गांव में हुए पेयजल संकट को दूर कर उन्हें राहत प्रदान की जाए। लोहरदगा से आसिफ रजा की रिपोर्ट। आजादी के सफर के आज की कड़ी में देखते हैं स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे, ईश्वर प्रसाद, लक्ष्मण नाइक, अवतार मिश्र और मखदूम बख्श के बारे में। स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में आज का दिन अत्यंत महत्वपूर्ण है। 29 मार्च 1857 को महान स्वतंत्रता सेनानी और साहस की प्रतिमूर्ति मंगल पांडे ने चर्बी लगे हथियारों के इस्तेमाल के खिलाफ अपने साथियों में विद्रोह का बिगुल फूंका था। ब्रिटिश सेना के सार्जेंट मेजर ने मंगल पांडे की गिरफ्तारी का आदेश दिया, लेकिन भारतीय सैनिकों ने इसे मानने से इनकार कर दिया। इसे लेकर हुई झड़प में मंगल पांडे ने सार्जेंट मेजर पर हमला कर दिया तथा उसे और एक लेफ्टिनेंट को घायल कर दिया। कमांडिंग ऑफिसर जनरल हेयसे की उपस्थिति में अंग्रेज अधिकारियों और उनके सुरक्षा प्रहरियों ने मंगल पांडे को घेर लिया। मंगल पांडे समझ गए कि उनका अंत निकट आ गया है। उन्होंने अपने साथियों को मदद के लिए पुकारा, लेकिन उधर से तुरंत कोई प्रतिक्रिया न मिलने पर खुद को गोली मार ली। मंगल पांडे की चोट जानलेवा साबित नहीं हुई और उन्हें अस्पताल भेज दिया गया। मंगल पांडे को गिरफ्तार कर लिया गया और उन्हें ईश्वरी प्रसाद के साथ फांसी की सजा सुनाई गई। मंगल पांडे को 8 अप्रैल और ईश्वरी प्रसाद को 21 अप्रैल 1857 को फांसी दे दी गई। हम मंगल पांडे और ईश्वरी प्रसाद को सादर नमन करते हैं। आज हम स्वतंत्रता सेनानी लक्ष्मण नाइक का भी स्मरण कर रहे हैं, जो 29 मार्च 1943 को शहीद हुए थे। उन्होंने उड़ीसा में कोरापुट जिले में स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व किया था और जनजातीय समुदाय को बंधुआ मजदूरी जैसे अमानवीय चलन के खिलाफ संघर्ष के लिए एकजुट किया था। आदिवासी लोग उन्हें मलकानगिरी का गांधी कहा करते थे। लक्ष्मण नाइक का जन्म 22 नवंबर 1899 को ओडिशा के मलकानगिरी में हुआ था। भुइयां जनजाति के लक्ष्मण नाइक राष्ट्रीय आंदोलन से प्रभावित थे। वे 1936 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के सक्रिय सदस्य बन गए। उन्होंने खादी को बढ़ावा दिया और लोगों को स्वतंत्रता आंदोलन से अवगत कराया। 1937 में कांग्रेस का मंत्रालय गठित होने के बाद स्वतंत्रता आंदोलन में कोरापुट के जनजातीय समुदाय की भागीदारी को एक नया विस्तार मिला। लक्ष्मण नाइक ने 1942 में कोरापुट के मातिली में कांग्रेस की प्राथमिक समिति के अध्यक्ष का प्रभार संभाला। उन्होंने जनजातीय लोगों को सड़क और पुल निर्माण तथा स्कूलों की स्थापना जैसे विकास के कामों में लगाया। उन्होंने शोषण, दमन और यातना के खिलाफ संघर्ष को भी मजबूत किया। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 21 सितंबर को लक्ष्मण ने मलकानगिरी जिले में माथिली पुलिस थाने तक जनजातीय समुदाय की रैली का नेतृत्व किया। इसका उद्देश्य थाने के भवन पर कांग्रेस का झंडा फहराना था। भीड़ पर पुलिस की गोलीबारी में 5 लोग घटनास्थल पर ही मारे गए और 17 घायल हो गए। विरोध प्रदर्शन में मुख्य भूमिका के लिए घायल लक्ष्मण को गिरफ्तार कर लिया गया और फिर उन पर मुकदमा चलाया गया और मौत की सजा सुनाई गई। 29 मार्च को सूरज की। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मध्य प्रदेश में प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के 5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों के गृह प्रवेशम कार्यक्रम में ले रहे भाग। नागपुरी साहित्यकार झारखंड के गिरिधारी राम गंजू गिरिराज को राष्ट्रपति ने मरणोपरांत पद्मश्री अवार्ड से किया सम्मानित। कैच द रेन अभियान 2022 का किया शुभारंभ। आकांक्षी जिलों के हर गांव तक ब्रॉडबैंड और 4G सेवा पहुंचाने की पहल तेज। सूचना और प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने की 7,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था। एकलव्य विद्यालयों का भी बढ़ाया गया आवंटन। और नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे राज्यव्यापी अभियान में पुलिस को बड़ी सफलता। हजारीबाग में टीपीसी के 3 उग्रवादी हथियार समेत गिरफ्तार।